छात्रों ने आज फिर जमकर की तोड़फोड़। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर किया हंगामा। आर्थिक परेशानियों से तंग आकर परिवार ने चुना मौत का रास्ता। मेरठ में पिता ने 3 बच्चों समेत की खुदकुशी। दक्षिण तटीय इलाकों पर छाया लैला तूफान का साया। सरकार ने नमस्कार, आप देख रहे हैं P7 न्यूज। मैं हूं अंकिता और खबरों की शुरुआत करते हैं नक्सलियों के बंद से। जी हां, नक्सलियों ने बंद का आज दूसरा दिन है। नक्सलियों का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में झारग्राम और खतकोंदा के बीच नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया है। इस वारदात में मालगाड़ी का एक ड्राइवर भी घायल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ नक्सलियों ने एक बार फिर से सीआरपीएफ के एक दल पर हमला बोलकर 4 सीआरपीएफ जवानों को मौत के घाट उतार दिया। नक्सलियों ने हमले की वारदात को रामगढ़ में लैंड माइन ब्लास्ट को अंजाम देकर किया। तो 5 राज्यों में नक्सली बंद का आज दूसरा दिन है। बंद का कई इलाकों में असर देखा जा रहा है। नक्सलियों के बंद के ऐलान का सबसे ज्यादा असर रेल यातायात पर पड़ा है। गया मुगलसराय रूट पर नक्सलियों के कोहराम की वजह से कई ट्रेनों को रोकना पड़ा। हालांकि बाद में इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही को समान कर दिया गया और भारी सुरक्षा के बीच ट्रेनों को फिलहाल चलाया गया है। तो एक तरफ जहां नक्सली देश के लिए नासूर बनते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार इनसे निपटने के लिए रणनीति तय करने को लेकर मंथन करने में जुटी है। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। इसी सिलसिले में आज शाम कैबिनेट की बैठक होगी। नक्सली हमलों को लेकर सेना का इस्तेमाल किया जाए या नहीं, इस पर भले ही मंथन जारी हो, लेकिन नक्सली समस्याओं के जानकार गिरीश पांडे का मानना है कि सेना का इस्तेमाल सीधे तौर पर नक्सलियों के खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए। इसी मुद्दे पर बातचीत की हमारे संवाददाता अजय शर्मा ने गिरीश पांडे से। मेरा विचार है कि नक्सली प्रभावित क्षेत्र में सेना उपयोगी नहीं है और सेना को ऐसे आंतरिक गतिविधियों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सेना जो है एकदम उपयोगी नहीं है, यह भी नहीं है। सेना की भूमिका हो सकती है। सेना जो है जो पुलिस बल तैनात हो रहे हैं उनको प्रशिक्षण दे सकती है बहुत अच्छी तरीके से। जैसा मिज़ोरम में वारंगटे में उनका जो एंटी गुरिल्ला ऑपरेशन का सेंटर है वहाँ से ट्रेनिंग मिल सकता है। और दूसरा, ये सलाहकार की भूमिका भी दे सकते हैं जहाँ पे ऐसा वो ऑपरेशन चलाते हैं वहाँ पर। तो ऐसी भूमिका तो है सेना का, परंतु एक्टिव भूमिका मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। सरकार ने कहीं डिसीजन कर लिया और वायुसेना और मिलिट्री दोनों का इस्तेमाल अगर हो गया, यानी सरकार डिस्टर्ब एरिया घोषित करती है, छत्तीसगढ़ सरकार डिस्टर्ब एरिया घोषित करती है, तो क्या होगा? यहाँ सवाल यह है कि यह समस्या केवल छत्तीसगढ़ में नहीं है। डिस्टर्ब एरिया घोषित करके सेना के हवाले यदि करते हैं तो इसमें कई सारे राज्य सरकार को शामिल करना पड़ेगा और यह एक मुश्किल फैसला है। नॉर्थ ईस्ट का हमारे पास उदाहरण है कि डिस्टर्ब एरिया घोषित करने के बाद जब सेना का इस्तेमाल किए हैं वो उतना सफल नहीं है। एक उदाहरण हमारे पास मिजोरम का भी है कि मिजोरम में इतने साल डिस्टर्ब होने के बाद जब पीसफुल एकॉर्ड हुआ लालडेंगा और राजीव गांधी के बीच, उसके बाद अचानक मिज़ोरम शांत हो गया और आज भी बिल्कुल शांत है और मिज़ोरम ने बहुत प्रगति किया। उसके बाद से केरल के बाद दूसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य भी हम मिज़ोरम को देखते हैं। तो मेरा एक मानना है कि सेना इस्तेमाल से करने के लिए थोड़ा सरकार को सोच। वो आम इंसान की लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं, लेकिन इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मनों में उनकी यारी है। जी हां, नक्सली भले ही हिंदुस्तान के बीहड़ों में पनाह लिए हुए हों, लेकिन उनका नेटवर्क सरहदों के पार फैला है। आईबी के पास इस बात की पक्की जानकारी है कि माओवादियों के खौफनाक मंसूबों को अब लश्कर तैयबा का भी साथ मिल रहा है। एक तरफ मजहब को अफीम बताने वाले खतरनाक गुरिल्ला, दूसरी तरफ वो जिनके हाथ मजहब के नाम पर न जाने कितने बेगुनाहों के खून से सने। अगर बात सिर्फ विचारधारा की है तो
तो दोनों में भला क्या मेल हो सकता है। लेकिन जरा रुकिए, दुनिया यूं ही नहीं कहती कि दहशत की कोई सोच, कोई ईमान नहीं होता। नक्सली चाहे खुद को गरीबों का कितना ही हमदर्द बताएं, लेकिन सच छिप नहीं सकता और उनके खौफनाक मंसूबों से अब आईबी वाकिफ है। जी हां, आईबी को अब मालूम है कि देहातों में बैठे नक्सली अकेले ही खौफ की साजिशों को अंजाम नहीं दे रहे, उन्हें इसके लिए लश्कर तैयबा का भी साथ मिल रहा है। आईबी के हाथ लगी जानकारी के मुताबिक लश्कर के करीब 100 लड़ाके नक्सलियों को मदद पहुंचाने के लिए नेपाल के रास्ते भारत में घुसे हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि बस्तर में मौजूद करीब 700 नक्सलियों में कई लश्कर के खतरनाक गुर्गे हैं। पिछले साल नेपाल में लश्कर के सबसे आला कमांडर मोहम्मद उमर मदनी की गिरफ्तारी से भी इस बात की तस्दीक हो चुकी है। मदनी के मुताबिक लश्कर का प्लान मध्य भारत के हिस्सों में नक्सलियों के जरिए अपना नेटवर्क फैलाने का है। झारखंड इस मामले में लश्कर आकाओं की लिस्ट में सबसे ऊपर है। लश्कर और नक्सली दहशत के इस कॉकटेल पर अगर सरकार वक्त रहते नहीं जागी तो हिंदुस्तान के इतिहास में खून की एक और इबारत लिखी जा सकती है, जिसे संभालना किसी के लिए भी बेहद मुश्किल होगा। बुद्धिजीवियों का एक वर्ग नक्सलियों से सिंपैथी रखता है, लेकिन अब उन्हें भी सोचना होगा कि यदि नक्सली विदेशी आतंकियों के साथ मिलकर हमारे पुलिस प्रशासन पे हमला करते हैं, क्या ये देश के खिलाफ युद्ध नहीं है? कैमरामैन अशोक कुमार के साथ। जिस तरह से नक्सली वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, इसको लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने साफ कहा है कि नक्सली आतंकी हैं और इनके संबंध लश्कर से हो सकते हैं। साथ ही रमन सिंह ने कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, सरकार इनके सामने किसी भी कीमत पर नहीं झुकेगी। जिस प्रकार से विस्फोट का उपयोग हो रहा है, जिस प्रकार आईडी का यूज बारीकी के साथ किया जा रहा है, जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है, टेक्निकली जितना 100% श्योरिटी के साथ ये सारी घटनाएं कर रहे हैं, तो ये बस्तर में रहने वाला ट्रैवल इसको नहीं कर सकता, या उस एरिया के लोगों को बारूद के बारे में इतनी विशेषज्ञता कि कितना क्वांटिटी में कब और कैसे इसको बिछाया जाए और कितने दिन में खराब नहीं होगा। कहीं न कहीं विशेषज्ञ उनके पीछे हैं जो उन्हें आईडी के लिए, एक्सप्लोजिव के लिए विशेषज्ञता ही नहीं देते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते। तथ्य सामने आए हैं, कहीं न कहीं इनके आपस में संबंध है। इस नक्सल हिंसा को समाप्त करने के लिए कार्रवाई करना चाहिए। अब इसमें और अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। मायापुरी में रेडिएशन का खतरा अब दूर होता दिखाई दे रहा है। ग्रीन पीस की